नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं रौनक सिंह एक बार फिर से आप लोग का रामानुजन क्लासेस के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं एवं इस्तकबाल करता हूं। और उसी के साथ साथ आज हम हिस्ट्री का जो क्लास है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको जैसे कि बता दूं कि हिस्ट्री में टोटल 3 पार्ट्स होंगे, जो कि हम लोग फिलहाल इसी ही चैनल पर सारे के सारे कवर करेंगे शुरू से लेकर अंत तक। और सारे के सारे पीडीएफ, सारे सारे नोट्स आपके इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होंगे उनके लिए ये सफिशियंट है। इससे ज्यादा और इससे बाहर कहीं भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो कि जीएस होता है, तो उसमें जो हिस्ट्री होता है उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के आते हैं, ज्योग्राफी के आते हैं। तो फिर ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग के लिए साइंस जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण हम लोग को हिस्ट्री होता है। तो फिर जो हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, प्राचीन इतिहास जिसको हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं, मध्यकालीन इतिहास मिडाइवल हिस्ट्री बोलते हैं, और आधुनिक इतिहास जो कि मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। तो फिर तीनों के तीनों हम लोग कवर करेंगे। और स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग करेंगे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री से, यानी कि प्राचीन इतिहास से। तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग करते हैं इतिहास। इतिहास में होता क्या है, इतिहास के जनक कौन थे, इतिहास कहाँ से शुरू हुआ था, इतिहास कहाँ से प्रारंभ हुआ था, इतिहास में कैसे कैसे कौन कौन से चरण आए थे, हम लोग सारे के सारे कवर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। स्टार्टिंग हम लोग इसी से करेंगे कि जो वर्ड है इतिहास। इतिहास अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह आएगा इति प्लस आस। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि इति माने ऐसा, हम माने ही, आस मीन्स हुआ हो, यानी कि ऐसा ही हुआ होगा, उसी को हम लोग इतिहास बोलते हैं। इतिहास का जब भी हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, वर्णों का विक्षेपण करते हैं, तो फिर हम लोग यही देखते हैं कि जो इतिहास होता है इसी को बोलते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। और जो इतिहास के जनक हैं, जिनको फादर्स ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं, उनको बोला जाता है हेरोडोटस। क्या बोला जाता है भैया? हेरोडोटस। यानी कि हेरोडोटस को ही फादर्स ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, इतिहास का जनक बोला जाता है। इनका जो जन्म हुआ था ये कितने से कितने के बीच में हुआ था? देखते हैं कि इनका जन्म 484 बीसी से 424 बीसी से हुआ था। बीसी मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट। तो यही देखते हैं कि जो हेरोडेटस है इनको इतिहास का जनक बोला जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो 484 बीसी में हुआ था और इनका मृत्यु 424 बीसी में हुआ। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि जो हेरोडेटस थे इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था द हिस्ट्री। द हिस्ट्री में क्या था? द हिस्ट्री में उन्होंने मुख्यतः यह बताया था कि डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल, कि जो युद्धों का जो गणना है, संरचना है, उन्हीं जो उनका बुक था उसी में बताए थे। और एक रोमन दार्शनिक था सिसरो। ध्यान दीजिएगा कि जो इनका बुक था द हिस्ट्री, इसमें क्या बताया गया था? डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल। यानी जो हमारे हेरोडोटस साहब थे उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था द हिस्ट्री। और उसमें किस चीज का संरचना किया गया था? तो उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल के बारे में बताया गया था। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिरकार कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कि इतिहास के जनक हेरोडोटस का नाम बताया था। और आपको बता दूं कि जो डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल था यह दो मतलब भाषाओं में था। पहला आपका यूनानी भाषा था, दूसरा हमारा पार्सियन भाषा। आगे पहला हमारा था यूनानी और दूसरा था पार्सियन। तो यानी कि जो इनका किताब था द हिस्ट्री वह 2 भाषाओं में बना हुआ था। पहला यूनानी भाषा था, दूसरा पार्सियन भाषा था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास के पिता को हेरोडोटस बताया था। तो एक रोमन दार्शनिक जिसका नाम था सिसरो। क्या नाम था भैया? इसका नाम था सिसरो। सिसरो जो कि एक रोमन दार्शनिक था। ये आपके परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। आखिर कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि इतिहास के जनक हेरोडोटस थे? तो ये बताए थे हमारे सिसरो साहब। यानी कि सिसरो जो कि एक रोमन दार्शनिक थे, उन्होंने ही बताया था कि जो इतिहास का जनक थे उनका नाम था हेरोडोटस। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इतिहास की इतनी सारी खंड आप लोग को समझ में आ गई होंगी। इतिहास का जो अर्थ होता है वो होता है कि ऐसे ही हुआ होगा। और इतिहास के जो जनक थे उनको हेरोडोटस बोला जाता है। हेरोडोटस का जो जन्म था वो 484 बीसी से 424 बीसी में हुआ था। और इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था द हिस्ट्री। और द हिस्ट्री में
क्या चीज बताया गया था, तो इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल के बारे में बताया गया था। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिरकार एक रोमन दार्शनिक थे जिनका नाम था सिसरो। सिसरो ने ही इतिहास का जनक हेरोडोटस को बताया था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इतने सारी की सारी बातें आप लोग समझ में आ गई होंगी। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग जो हड़प्पा सभ्यता इसको लिपि के अनुसार डिवाइड करते हैं। तो अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता को लिपि के अनुसार डिवाइड करेंगे तो फिर यह 3 पार्ट में बटेगा। पहला हमारा पड़ता है प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक। और दूसरा हम लोग का होता है भैया आद्य इतिहास। आद्य ऐतिहासिक। और तीसरा हम लोग का होता है ऐतिहासिक। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आखिरकार ये चीज आप लोग को क्यों बताई जा रही है। यह इसलिए बताई जा रही है कि जो सर्वप्रथम जो हड़प्पा सभ्यता था उसको लिपि के अनुसार जब डिवाइड किया गया था तो यह 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। लिपि का अर्थ है कि इनकी लेखन कला को 3 भाग में विभाजित किया गया। तो जो हमारा ये हड़प्पा सभ्यता था उसको लिपि के अनुसार 3 भाग में डिवाइड किया गया था, जिसमें से पहले का नाम था प्राक ऐतिहासिक, दूसरे का नाम था आद्य ऐतिहासिक और तीसरे का नाम था ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक क्या था कि जिसमें लोगों को लेखन कला का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं, यानी कि जो लेखन कला होता है भैया, लेखन कला, यानी कि आज जो हमारा प्राग ऐतिहासिक है, प्राग ऐतिहासिक में जो व्यक्ति रहते थे उन लोगों को लेखन कला का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं, उसी को बोला जाता है प्राग ऐतिहासिक। ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक किसको बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक ऐसे बोलते हैं कि लोगों को लेखन कला का ज्ञान तो था परंतु वो क्या लिखे हैं आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सकता। तो इसमें तो हालांकि लेखन कला का ज्ञान ही नहीं था, इसमें था कि लेखन कला का ज्ञान तो था, वो लोग मतलब लिख तो लेते थे लेकिन वो क्या लिखे उसका अभी तक ये पता नहीं चला कि वो लिखे क्या है, क्योंकि उस लेखन कला को कोई भी व्यक्ति अभी तक पढ़ नहीं पाया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक। इतिहास में क्या था कि लोगों को लेखन कला का ज्ञान भी हो गया था और व्यक्ति जो लिखे थे अब उसको पढ़ा भी जा सकता है। यानी कि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता था उसको लिपि के अनुसार 3 भाग में डिवाइड किया गया था। पहला था प्राग ऐतिहासिक, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक, तीसरा था ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में लोगों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, परंतु आद्य ऐतिहासिक में लोगों को लेखन कला का ज्ञान तो था परंतु जो वो लोग लिखे थे उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ये वह बताता है कि जिसमें लोगों को लेखन कला का ज्ञान भी हो गया था और जो वह लिखे थे उसको पढ़ा भी जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इतने सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और आप लोग को अगर हमारा हिस्ट्री का कंसेप्ट और कंटेंट से अगर मजा आ रहा होगा तो फिर इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्राचीन इतिहास का शुभारंभ कहां से हुआ। तो प्राचीन इतिहास जो था बड़े भैया वो 2500 बीसी से 1100 एडी तक, एसी नहीं भैया एडी होना चाहिए, ठीक है। यानी जो प्राचीन इतिहास का जो समय काल समयावधि बताया गया है वो 2500 बीसी से 1192 एडी के मध्य बताया गया है। अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अब उसमें हम लोग यह देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किस प्रकार हुआ था। क्योंकि आप लोग कभी कभी नाम सुने होंगे सिंधु घाटी सभ्यता, कहीं पर हड़प्पा सभ्यता, कहीं पर नगरी सभ्यता, कहीं पर सरस्वती सभ्यता। तो आखिरकार इस प्रकार का नामकरण किसी ना किसी कारण की वजह से ही बना होगा। तो अब हम लोग उसके लिए देखते हैं। तो भी जो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण हुआ था उसको देखते हैं। तो सबसे पहले होता है सिंधु घाटी सभ्यता। आखिर क्या है सिंधु घाटी सभ्यता और उसका नाम क्यों पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। तो उसमें हम लोग यह देखते हैं कि जो एक सिंधु नदी था जो कि हमारे पाकिस्तान में ये था उपस्थित था। तो ये पाकिस्तान में उपस्थित सिंधु नदी की वजह से उसके आसपास में रहने वाले लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बताया गया है। उसी को हम लोग बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि जो व्यक्ति जो सिंधु नदी से संबंधित थे, जो स्थान वो सिंधु नदी से संबंधित था और सिंधु नदी हमारे पाकिस्तान में है तो उससे संबंधित ज्ञान को ही सिंधु घाटी या सभ्यता बोला जाता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या है कि सिंधु नदी था जो कि हमारे पाकिस्तान में है, उसके आसपास में जो नगर था उस नगर का नाम हड़प्पा था। उस नगर का नाम हड़प्पा की वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता भी बताया गया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सरस्वती सभ्यता। आपको बता दें कि जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष हमारे पाकिस्तान में पाए गए हैं तो कुछ अवशेष हमारे भारत में भी पाए गए हैं, कुछ अवशेष अफगानिस्तान में पाए गए। यानी कि टोटल सिंधु घाटी सभ्यता जो कि हड़प्पा सभ्यता है,
सरस्वती सभ्यता है, जिसको नगरी सभ्यता भी बोला जाता है, यह पूरे विश्व में 3 जगह ही पाया गया है। इसके टोटल 1500 साइट यानी 1500 अवशेष पाए गए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा हमारे भारत में पाया गया है तकरीबन 1000, और 500 हमारे पाकिस्तान में पाया गया है, और 2 हमारे अफगानिस्तान में पाया गया, यानी 1502 होता है, लेकिन मुख्यतः सभी लोग 1500 काउंट करते हैं। तो उसमें हम लोग यह देखते हैं कि जो सरस्वती सभ्यता यानी कि जो सरस्वती नदी है वह हमारे भारत में है। तो यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता हमारे भारत में उपस्थित थी, जिसके आसपास सरस्वती नदी थे, तो फिर उस सभ्यता में, सभ्यता का अर्थ होता है कि मतलब लोगों का जीने रहने का तरीका, आचरण, स्वभाव, उसी को सभ्यता बोलते हैं। यानी कि लोग किस प्रकार से रहते थे, उनका रहन सहन क्या था, खान पान क्या था, लोग अपनी जीविका कैसे चलाते थे, तो उसी को हम लोग सभ्यता बोलते हैं। तो आपको बता दूं कि जो हमारा सरस्वती सभ्यता है, इसका कहने का अर्थ यह होता है कि जो सरस्वती नदी था वह भारत में उपस्थित है, इसी वजह से वहां के आसपास के रहने वाले लोगों को सरस्वती सभ्यता से बताया गया है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, कि उस युग को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए बोला जाता है कि उस समय व्यक्ति लोग कांस्य से संबंधित वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते थे। कांस्य जो होता है वह किन किन चीजों से बना होता है? जो कांस्य होता है वह 2 चीजों से मिलकर बना रहता है। पहले का नाम होता है टीन और दूसरे का नाम होता है कापर। यह आपकी परीक्षाओं में काफी बार पूछा जा चुका है कि यदि हम लोग कांस्य को 2 भाग में डिवाइड करते हैं तो उसमें से क्या क्या निकलता है, क्या क्या हम लोग को प्राप्त होता है। तो पहला हम लोग को कांस्य प्राप्त होता है, दूसरा हम लोग को टीन प्राप्त होता है। तो इसीलिए उसको कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए बताया गया है क्योंकि जो व्यक्ति थे, जो वहां पर लोग रहते थे, वह लोग कांस्य से संबंधित वस्तुओं का प्रयोग करते थे, तो इसलिए उसको कांस्य युगीन सभ्यता बताया गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता यह इसलिए बताया गया है क्योंकि वहां के जो लोग रहते थे वह जिस प्रकार से अब के लोग शहर में रहते हैं, जिस प्रकार से पक्की पक्की सड़कें बनाते हैं, पक्की पक्की घर बनाते हैं, पक्की मकान बनाते हैं, पक्की उन लोग की नालियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में जीवन व्यतीत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति उसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसी को हम लोग नगरी सभ्यता बताते हैं। तो फिर यही हमारा जो 4 से 5 पार्ट था कि हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सरस्वती सभ्यता। तो फिर यह सभ्यता उसी प्रकार के बातों से, जिस प्रकार से वो लोग रहते थे, जिस स्थान पर रहते थे, उसी स्थान पर उसी नाम पर बताया गया। तो अब चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग आगे यह देखते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता था, इसका समय अवधि कितना है। तो उसका समय अवधि को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। हम लोग इसमें पढ़े थे कि लिपि के अनुसार, और ये पढ़ रहे समय अवधि। आप इन दोनों को एक जैसे कोरिलेट मत कर दीजिएगा। यह लिपि के अनुसार यानी कि लेखन कला से संबंधित बातें बताई गई है, और यह समय अवधि बताई कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो समय अवधि है वह 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला तो है पूर्व हड़प्पन सभ्यता, दूसरा है विकसित सभ्यता, और तीसरा है नगरी सभ्यता। पूर्व हड़प्पन सभ्यता यानी कि अभी विकास नहीं हुआ, इसका जो समय था यह 3300 BC से 2500 BC। यहाँ पर मैं BC लिखना भूल गया हूं, तो आप यहाँ पर BC का प्रयोग कर लीजिए। तो अब ध्यान दीजिएगा कि नहीं, इसको हटा, ध्यान दीजिएगा कि जो पूर्व हड़प्पन सभ्यता है, इसका अर्थ यह होता है कि उस वक्त सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, यानी कि विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ था, लेकिन विकास की ओर लोग चल पड़े थे, थोड़ा थोड़ा विकास होने की ओर स्टार्ट हो गया था। तो इसी को बोलते हैं पूर्व हड़प्पन सभ्यता। पूर्व आने के पहले हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से पहले लोग जो जीवन व्यतीत करते थे उसी को पूर्व हड़प्पन सभ्यता बोलते हैं। हड़प्पन सभ्यता तो उसको बोलते हैं जिसको नगरी सभ्यता बोलते हैं। नगरी सभ्यता यानी कि लोग पूर्ण रूप से विकसित हो चुके थे, तो उसको हड़प्पन सभ्यता बोलते हैं। लेकिन जो पूर्व हड़प्पन सभ्यता होते हैं, यानी कि हड़प्पन सभ्यता से पहले के जीवन व्यतीत करने वाले लोग, तो उस वक्त लोग अपने मतलब किसी भी प्रकार से भी विकास की ओर विकसित नहीं थे, वो विकास की ओर चल पड़े, तो उसी को पूर्व हड़प्पन सभ्यता बोलते हैं। तो आप पूर्व हड़प्पन सभ्यता समझ सकते हैं कि अभी विकास नहीं हुआ था, और इसमें विकसित सभ्यता यानी कि अब जो इसमें विकास नहीं हुआ था 3300 से 2500 के मध्य, लेकिन अब 2500 से 1750 के मध्य हड़प्पा सभ्यता का विकास हो चुका था। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तरी सभ्यता। उत्तरी सभ्यता का अर्थ यह होता है कि अब ये लोग पतन की ओर चल पड़े हैं, अब धीरे धीरे विनाश की ओर चल पड़े हैं। यानी कि पूर्व हड़प्पन सभ्यता में भी विकास नहीं हुआ था, और विकसित सभ्यता में यानी विकास हो चुका था, और उत्तरी सभ्यता में अब ये लोग पतन की ओर बढ़ चुके थे। तो यही हमारा था सिंधु घाटी सभ्यता की समय अवधि, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पूर्व हड़प्पन सभ्यता,
ये जो विकसित सभ्यता है इसको आप हड़प्पन सभ्यता के नाम से भी बोल सकते हैं। यानी कि पूर्व हड़प्पन सभ्यता और उत्तरी सभ्यता। पूर्व हड़प्पन सभ्यता में जिसमें लोग अभी विकास नहीं किए थे, विकास की ओर चल पड़े थे, परंतु हड़प्पा सभ्यता मतलब लोगों का विकास हो चुका था। उत्तरी सभ्यता में अब लोग पतन की ओर चल पड़े थे। यही हमारा बताता है सिंधु घाटी सभ्यता का समय अवधि। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस प्रकार से हुआ है। जिस प्रकार से भारत का विस्तार है कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, तो भी ठीक इसी प्रकार से हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का भी विस्तार हुआ था। तो आइए चलिए देख लेते हैं। तो आपको बता दूं कि हम लोग ऐसे डिवाइड कर दें, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा दक्षिण हो जाएगा, ये हमारा पूरब हो जाएगा, ये हमारा पश्चिम हो जाएगा। इसको नोट डाउन भी कर देना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पहला पॉइंट है कि मांडा जम्मू कश्मीर, यानी उत्तर में मांडा है, जिसको जहां पर जम्मू कश्मीर, यहां पर कौन सी नदी है, तो यहां पर है चिनाब नदी, चिनाब नदी। फिर उसके बाद दक्षिण में क्या है, धर्माबाद महाराष्ट्र, यहां पर कौन सा नदी है, परवरा नदी। ये आपके परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार हुआ था वो धर्माबाद में कौन से नदी के किनारे हुआ था, तो फिर आप बता दीजिएगा कि परवरा नदी के किनारे हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं पूरब में आलमगीरपुर मेरठ, आलमगीरपुर मेरठ, और यह मेरठ कौन सी नदी किनारे है, यह हिंडन नदी किनारे, हिंडन रिवर। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं पश्चिम में क्या है, सुकामगोल, सुकामगोल ये पश्चिम में है भैया, पाकिस्तान जिसको हम लोग लिख दे रहे हैं। और ये कौन सी नदी किनारे, दक्षिण। यानी कि बड़े भैया जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार हुआ है, यह उत्तर से लेकर दक्षिण तक टोटल 1400 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक 1600। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार हुआ है, यह उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर है, चिनाब नदी से लेकर दक्षिण में धर्माबाद महाराष्ट्र परवरा नदी तक है, और पूरब में यानी कि आलमगीरपुर मेरठ से लेकर पाकिस्तान सुकामगोल तक है। यह हमारे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो पूरब तक जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके किनारे कौन सी नदी था, तो अंधी पर हिंडन नदी है, पश्चिम में दक्षिण नदी है, और आपके उत्तर में चिनाब नदी है, और दक्षिण में हमारा परवरा नदी है। इसमें से जो दूरी अगर पूछ ले तो फिर इनका ईस्ट से लेकर वेस्ट तक 1600 किलोमीटर है, और नॉर्थ से लेकर साउथ तक 1400 किलोमीटर है। जिस प्रकार से हमारा भारत देश का 2933 से ये जैसे कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जिस प्रकार से 2933 और 3214 किलोमीटर बनाया गया है, उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का भी विस्तार उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक विभाजित किया गया था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इतना सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे भी चलते हैं। अब सबसे पहले आपको देखना कि ये हमारे परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हमेशा पूछा जाता है। जैसे कि पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो कौन सी नदी किनारे है, तो आप बताएंगे कि रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी किनारे, लोथल ये भोगवा नदी किनारे, कालीबंगा जो कि राजस्थान है वो घग्गर नदी किनारे है, बनावली राखीगढ़ी ये हरियाणा में है जो कि सरसरी नदी किनारे है। फिर उसके बाद देखते हैं चमूदड़ो जो कि है बलूचिस्तान में पड़ता है, यह सिंधु नदी किनारे। फिर उसके बाद देखते हैं धौलागिरी को गुजरात में भी बोला जाता है जो कि लूनी नदी किनारे है। ये आपकी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि आपके परीक्षाओं में कई बार आते हैं और कई बार आ भी चुके हैं, और उम्मीद होता है कि आगे भी आ सकते हैं। तो भी आप लोग इसका 60 नोट्स बना लीजिएगा और इसको जितना से ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं आप उसको पढ़िए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपका एक शेड्यूल बनना चाहिए कि अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप उसमें से 1 घंटे नई चीजों को पढ़िए, लेकिन 2 घंटों का रिवीजन कीजिए। वह हमारा बेशक मतलब बढ़िया कंसेप्ट आपको तैयार करने में मदद देगा।
फिर उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि लिखी जाती थी वह किस प्रकार से लिखी जाती थी। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके थे, लेखन कला। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि यानी किस प्रकार से लिखी जाती। तो जो लिपि थी वह दाएं से बाएं लिखी जाती। जिस प्रकार से उर्दू दाएं से बाएं लिखी जाती थी, उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी लेखन कला था वह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। उसको बुस्ट्रोफीडन के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जो लेखन कला था सिंधु घाटी सभ्यता का, उसको क्या नाम दिया गया? तो उसका नाम बुस्ट्रोफीडन दिया गया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उसको नगरीकृत पद्धति विशेषता कहते हैं। कि जो अभी हम लोग ऊपर पढ़ेंगे, जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता है, सरस्वती सभ्यता है, नगरी सभ्यता है, तो ठीक उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता बताया गया है उसको नगरीकृत पद्धति बताया गया। और उसके बाद हम लोग अभी इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के टोटल 1500 स्थान खोजे गए हैं, जिसमें से 1000 हमारे भारत में है, उसके बाद 500 हमारे पाकिस्तान में है और 2 अफगानिस्तान में। आपको बता दूं कि उतना भारत और पाकिस्तान का नहीं पूछता है स्थान, परंतु अफगानिस्तान का पूछ लेता है, क्योंकि अफगानिस्तान में सिर्फ 2 ही स्थान पर हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया गया था। पहला था सोर्तगोई, दूसरा था मुंडीका। यानी जो हड़प्पा सभ्यता था वह 2 स्थानों पर खोजा गया था अफगानिस्तान में। पहला था सोर्तगोई और दूसरा था मुंडीका। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारा का सारा आज का हिस्ट्री का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बता दूं कि ठीक इसी प्रकार से हम लोग का आगे का कंटिन्यूसली वीडियो चलता रहेगा, जिस प्रकार से जब तक हमारा हिस्ट्री का पूरा कंसेप्ट खत्म ना हो जाए। और हिस्ट्री का खत्म होते ही हम लोग का जो अगला आक्रमण रहेगा वो हमारा साइंस पर रहेगा। तो फिर उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत ही बढ़िया से समझ में आ रहे होंगे और आप लोग को पढ़ने में बहुत ही मजा आ रहे होंगे। तो फिर एक बार से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। और तब तक लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।